यस बेटा, ट्रायंगल स्टार्ट किया हुआ था हमने लास्ट क्लास में। असाइनमेंट है, वर्कशीट सबके पास ट्रायंगल की, निकालो फटाफट वर्कशीट अपनी। एक्सक्यूज मी मैम, लोटस सेक्शन अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। हाँ, उनका नहीं, वो चले गए, नहीं हो गए सारे, नहीं देखो और अभी कौन है? हाँ, नहीं नहीं गए हो ना, रिकॉर्डिंग कर लगाई आपने, उनका भी है नहीं चल नहीं रहा। Sir, your voice is not coming. Students, I liked the way you respected me. बहुत बच्चे, थैंक यू फॉर दैट बच्चे। आज हम वर्क के ऊपर जो असाइनमेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं वादा करता हूं जो बच्चा आज का लेक्चर ध्यान से सुन लेगा उसकी वर्क के टॉपिक में क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की। ओके, तो सभी बच्चे, कुछ तो मैंने पिछली बार करवा दिया था, कुछ मैं इस बार करवाऊंगा। राइट बेटे, शाबाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों के मेरे पास नाम भी है, तो मैं किसी को भी बुला सकता हूं। सभी बच्चों ने अटेंटिवली सुनना है। पेज नंबर 1 पे आ जाओ बेटे, पेज नंबर 1। ओके, तो पेज नंबर 1 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, फॉर यू। सेकंड क्वेश्चन बाय मी। सेकंड क्वेश्चन मैं स्टडी कर। अ बॉय पुशेस अ लॉन रोलर to a distance of 125 meter over the grass with a force of 60 Newton horizontally. How much work is done by the boy? क्वेश्चन ये है कि एक लॉन रोलर है
उस लॉन रोलर को एक लड़का हॉरिजॉन्टली खींच रहा है, कितना फोर्स लगाते हुए? 60 न्यूटन। और ये लॉन रोलर मान लीजिए यहां पर था, तो ये ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया? 125 मीटर। ठीक है, ये लॉन रोल इधर से इधर चला गया। तो बच्चा मेरे से क्वेश्चन में पूछता है वर्क डन बाय बॉय। कोई बच्चा है इसका जो आंसर दे सके आपकी क्लास में? Suppose you think its correct answer is B option. You can raise like this, 2 fingers. Suppose you imagine you judge that A option is correct. Raise a single finger. Shabash. What is your choice? इस क्वेश्चन में कोई बच्चा, what is your choice? वेरी गुड। रोज सेक्शन जीत चुका है और सही आंसर दिया है, शाबाश। रोज सेक्शन इज द विनर इस क्वेश्चन में। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं, और याद रहे रोज का मतलब यह नहीं है कि आपको ये सभी को आ गया, जिसको आता भी है उसके लिए भी मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बता दूंगा। ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, तब जो हमारा वर्क होता है ना, वर्क, वो बेसिकली मैक्सिमम वर्क होता है, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। और मैक्सिमम वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सिंपली मल्टीप्लीकेशन। याद रहे मैक्सिमम वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है। इसीलिए इन बच्चों ने इनको डाटे को यहां पुट करके मल्टीप्लाई करके मेरे को बोला 75000 जूल वर्क है, और मैं इसको सही भी करता हूं, बहुत अच्छी। लेकिन एडिशनल बातें बतानी है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसे कर दिया होता, वर्क डन बाय बॉय ना पूछता, मैं पूछता सेम सिचुएशन में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपने ये क्वेश्चन ऐसे करना था, सर आपको पता है अगर अप्लाइड फोर्स उधर को है, अप्लाइड फोर्स, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स इस सिचुएशन में इधर को होगा जिधर को आपने व्हाइट एरो लगाया है। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स इधर को है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तब ये वर्क मिनिमम वर्क होता है, मिनिमम। तब फार्मूला तो ऐसा ही लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिटली डायरेक्टेड। कोई बच्चा बोलता है सर पहले वाला एफ कौन सा था? पहले वाला एफ था जो लड़के ने लगाया था, बाय बॉय, ये था। इसीलिए टीचर ने इसको अप्लाई से, अप्लाई मैंने लागू करना, अप्लाइड फोर्स। ओके, तो इसमें कितना होएगा सर? मैं कहूंगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है? सर नहीं है वैल्यू मेरे पास। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है? सर है। तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा तुम्हें इन दोनों का ग्राफ पता है कैसा होता है? सर नहीं पता। ऐसा होता है, अप्लाइड फोर्स इधर हो, फ्रिक्शनल फोर्स इधर हो, तब इन दोनों में ग्राफ ऐसा होता है, बिल्कुल सेंटर में जाता है। 45 डिग्री इधर होएगा, 45 डिग्री इधर होएगा। सर आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है, ध्यान से सुना, अगर इतना फोर्स अप्लाइड है तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा और इधर कट करूंगा। जितनी लंबाई ये होएगी ना अप्लाइड फोर्स की, उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स की लंबाई होगी। सर आपके कहने का मतलब है इस ग्राफ से मैं ये जजमेंट करूं कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर बिल्कुल एक्यूरेटली बोलूं
तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से मामूली सा कम होता है, मामूली सा। जैसे ये 60 न्यूटन है और ये फ्रिक्शनल फोर्स होएगा 59.9999 न्यूटन। तो दोनों में से जो फोर्स जीत जाएगा उधर को बॉडी चलेगी। जितना जितना अप्लाइड फोर्स ज्यादा होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है। इसीलिए ये ग्राफ ऐसे होता है, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये दोनों एंगल अल्फा और बीटा हो अगर, और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब बच्चा कहता है सर अप्रोक्सीमेटली मैं फ्रिक्शनल फोर्स वाले फोर्स को अप्लाइड फोर्स के बराबर ही ले सकता हूं। बिल्कुल ले सकते हो, 60, और डिस्प्लेसमेंट सर 125। और सर इसका मतलब इसका आंसर -75,000 जूल आएगा। यस, सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, लेकिन यहां वर्क डन बाय बॉय है, यहां वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ये मैंने अपने बच्चों को एडिशनल बात बताई। और डैफोडिल और लोटस सेक्शन में ने बहुत अच्छे से सुनी ये बात, लेकिन रोज बच्चे डिस्टर्ब्ड रहे, उनका मिस हो गया पॉइंट। अब एक बात और, एक इंटेलिजेंट बच्चा मेरे से बोलता है सर एक बार तो आपने फोर्स को सेम डायरेक्शन में लेकर और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में लेकर आपने मैक्सिमम वर्क हमें निकाल के बता दिए। एक बार आपने अपोजिट लेके बता दिया, तब आपने वर्क मिनिमम लगा दिया। यहां पर आपने सेम फार्मूले लगाए, इसमें नेगेटिव लगाया था, इसमें पॉजिटिव लगाया था। मैंने कहा यस, लेकिन सर तब क्या होएगा जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना तो अपोजिट हो ना ही सेम डायरेक्शन में हो। मैंने कहा एग्जांपल दो। बच्चा बोलता है सर ऐसे एग्जांपल मान लो, मान लीजिए ये बच्चा है और उसने ऐसे धागा पकड़ा हुआ है और यहां लकड़ी का गुटका है, और बच्चा उस धागे को खींचता है और लकड़ी का गुटका फॉरवर्ड जाता है। मैंने कहा क्या मतलब? सर जिधर को धागा है उधर कोई फोर्स लगेगा ना। आई सेड यस। और लकड़ी जा रही है, लकड़ी का ब्लॉक जा रहा है जमीन के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो गया। तो ये थीटा बताता है कि ना तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऐसी सिचुएशन में आप वर्क डन कैसे करोगे? डैफोडिल के बच्चे बैठ जाएं, खड़े होने वाली कोई बात नहीं है बेटे। ध्यान से सुनो, तो वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है, सभी बच्चे नोट कर लें। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। सर ये थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन डायरेक्शंस, डायरेक्शंस ऑफ एफ एंड एस। तो सर इसको कैसे सॉल्व करना है? तो मैं कहूंगा बेटे आपको इसी की प्रॉब्लम आ रही है ना? यस सर। तो इसका मैं चार्ट बना देता हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो पुट कर देना, बस इसका चार्ट को याद कर लो। अगर पेपर में 0 डिग्री दिया हो, सर 0 कैसे होएगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तभी तो थीटा 0 डिग्री होएगा। तब आपने इसकी वैल्यू 1 लेनी है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, सर अपोजिट कैसे होएगा? बेटे ये वाला देखो अपोजिट, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को, वर्क उधर को, तब अपने थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेनी है इसी फार्मूले में। तो cos 180 डिग्री -1 होता है। तो अब एक बच्चा कहेगा सर समझ आ गया मेरे को, इसीलिए आप जब थीटा को 0 ले रहे थे तो इसको मैक्सिमम वर्क बोल रहे थे, आपने 1 पुट करा था, पॉजिटिव आंसर आया था। और जब आपने माइनस करा था पिछले क्वेश्चन में तो अपोजिट में थे, तब ये माइनस लिया था, आंसर सेम आया था, मिनिमम फर्क। सर और भी कुछ याद करने हैं? यस। अगर कल को आपको ये थीटा 30 डिग्री दे दे तो आपने इसकी वैल्यू याद करनी है 0.86। 45 डिग्री दे दे बेटे, 45, तब आपने इसकी वैल्यू याद करनी है 0.707। ये रट्टा लगाना है आप। 60 दे दे तब आपकी वैल्यू याद करनी है 0.50। 90 दे दे तब आपने इसकी वैल्यू याद करनी है 0। ये 5-6 वैल्यूज आपको याद करनी है,
इंटेलिजेंट बच्चे ने लिख लिया भाई। और मेरा प्रॉमिस है आपसे, इन वैल्यूज के बिना कोई भी वैल्यू आपको पेपर में नहीं आएगी। कोई ऐसा नहीं आएगा कि आपका एंगल वो 50 डिग्री बोल दे या 75 डिग्री बोल दे, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी क्लास अभी बहुत छोटी है। ओके, तो इस तरह से टीचर ने अपने बच्चों को काफी सारी एडिशनल बातें बता दी। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करूं, फोर्थ करता हूं, चलो फोर्थ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए छोड़ दिया बेटे। क्वेश्चन 4 मी, an object of 25 kg is at a height of 8 meter above the ground. How much work is this object capable of doing? देखो कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं सुन रहे तो कैसे समझ आए। ये है ग्राउंड, इस ग्राउंड से ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो जमीन से h हाइट पर है, उठा के रखा हुआ है। सर इनकी वैल्यूज दी हैं? बिल्कुल दी हैं। m को दिया हुआ है 25 kg और हाइट को दिया हुआ है 8 मीटर। ओके सर, करना क्या है? करना ये है कि ये ऑब्जेक्ट कितना काम करने के योग्य है वो बताना। ये ऑब्जेक्ट जो इतनी हाइट पे रखा हुआ है, हाउ मच वर्क इट इज कैपेबल टू डू। ओके सर, वर्क कैलकुलेट करना है। मैंने कहा यस, कितना वर्क कर लेगा। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसको बोलूंगा बेटे अच्छा, आपके टीचर ने वर्क का क्या फार्मूला बताया है? सर हमारे टीचर ने सिखाया वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर इस मास को हम छोड़ दें, यहां से छोड़ दें, अभी तो पकड़ा हुआ है, अगर इसको छोड़ दें तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकता है? सर यहां से जमीन पे ही गिरेगा और क्या। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को तो हम एच ले सकते। ओके, फिर मैं उससे पूछूं बेटे जब ये गिरेगा इधर को तो क्यों गिरेगा? सर ये भी नहीं आपको पता, ग्रेविटी खींचेगी उसको, ग्रेविटी। मैंने कहा ओके, तो ग्रेविटी कौन सा फोर्स लगाया करती है? सर उस फोर्स को बोलते हैं वेट, एम और जी बोलते हैं उसको। वेट इज कैलकुलेटेड दिस, weight is that force which is applied on the body by earth. It is acting towards the center of earth. इसकी डायरेक्शन किधर को होती है? हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, यानी जमीन की तरफ। अब बच्चा कहेगा सर ये तो वेट है, वेट हमें तो फोर्स चाहिए। मैं कहूंगा बेटे वेट की यूनिट क्या होती है? सर न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? सर न्यूटन। फोर्स की डायरेक्शन होती है? हाँ जी सर होती है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट की डायरेक्शन है? हाँ जी सर, ऑलवेज इसकी भी डायरेक्शन है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में वेट ही फोर्स का काम कर रहा है, वेट ही फोर्स का काम कर रहा है। तो सर इसका मतलब मैं यहां पर mg लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि वेट भी उधर को हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी उधर को हो गया, तो क्या मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूं यहां पर? बिल्कुल लेना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन की वजह से। लेकिन सर आपने हमें एक टेबल बनवाया था, उसमें cos 0 डिग्री को तो आपने 1 लिखा था। यस, अगर आप इसको 1 लिखोगे तो अगले स्टेप में आपका mgh आएगा। एक बच्चा कहते हैं सर ये तो वही फार्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी वाला mgh का।
यस, इसको उठाने में जो एनर्जी यहां पर स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए वर्क का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आ गया। अगर आप ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं भी लिखा सकते, आप पेपर में यहां से भी सॉल्यूशन शुरू कर सकते हो। यहां से वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जस्ट पुट दी डाटा। ग्रेविटी को मैं 10 ले रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज 9.8 ले सकते हो अगर आपके पास अच्छा टाइम हो वहां पर, और h को लोगे आप 8। इस तरह से 2000 जूल आ गया। सो सिंपल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी कि इसमें सबसे खास लर्निंग पॉइंट था कि वेट को फोर्स माना जाएगा, और क्योंकि वेट भी नीचे को जाएगा और बॉडी गिरने से भी जमीन को नीचे को आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कॉस थीटा में एंगल थीटा को 0 डिग्री लेना पड़ेगा। और टीचर ने याद कराया हुआ है कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, गिव द फीडबैक। बेटे अगर हाथ नहीं खड़ा होगा, ये पड़ा मार्कर मोड़कर, ये पड़ा, मैं आगे नहीं करा रहा, मेरे से पूछ लो क्या नहीं समझ आया। ओके, रोज सेक्शन में आ गया समझ। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, डैफोडिल, हैव यू अंडरस्टूड? अब खड़ा हो गया, पता नहीं सुस्त है बच्चे। लोटस में इतने बच्चों को समझ आ गया, वेरी गुड। बेटे मेरे सुनो, असली बात पता है क्या है, मैं आपसे बहुत दूर हूं। अगर मैं आपकी क्लास में खड़ा होता, मैंने आपके फेशियल एक्सप्रेशन से जज कर लेना था समझ आया कि नहीं। इसलिए आपको हैंड रेस करके या ना करके फीडबैक जरूर देनी है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, 6 वाला मैं करूंगा, ठीक है? 6 वाला मैं करूंगा। A girl is carrying a bag of 3 kg on her back and moves 200 meter on a leveled ground. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन। ये एक गर्ल है बेटे, उस गर्ल का अपना भार कितना है हमें नहीं पता, लेकिन उस गर्ल ने अपने पीछे एक बैग लगा रखा है, बैक पे उस बैग का भार जरूर दे रखा है। मास ऑफ द बैग 3 kg, मास ऑफ द बैग कितना कह रहा है? 3 kg कह रहा है बेटा। तो ये हमारी गर्ल है, और इस गर्ल ने जमीन के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? मान लीजिए ये गर्ल यहां पहुंच गई है, और इसने अपना मोशन यहां से शुरू करा था, यहां से चलते 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 यहां आ गई। तो कह रहा है 200 मीटर कवर करा। अब पूछते हैं व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। कहता है ग्रेविटी को आप 10 ले सकते हो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पूछा हुआ है मुझसे। इस क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन करूंगा यहां पर, और जिन बच्चों को लगता है कि वो भी पेपर में ऐसे ही करके आते, वो मेरे को बताना जरूर। ध्यान से सुनो। बच्चा मेरे को बोलता, सर वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का मतलब है यहां पर वेट, मास ऑफ द बैग इंटू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा बोलता है 3 × 10 और इंटू सर एस 200 दे रखा है, और मैं इसको पेपर में 6000 जूल करके आता। कितने बच्चे ऐसे क्वेश्चन करके आते हैं? रेज योर हैंड, फिर मैं बताऊंगा कि आपने कितने मार्क्स ले लिए। शाबाश, देखते हैं कि कितने बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं या बुरे आते हैं। कितने बच्चे ऐसे करते?
रेज योर हैंड। तो कोई बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे। इसका आंसर पता है आपको वैसे? एनी स्टूडेंट हु कैन टेल द आंसर? तो आंसर भी नहीं पता, ऐसे करके भी नहीं आते। इसका मतलब जो बच्चा ऐसे करता भी, वो भी डरा डरा करता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है गलत। क्यों सर, क्यों? इसमें क्या गलती है? आपने फोर्स भी लगा दिया, फोर्स की जगह वेट लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा, बेटे पहले तो मेरे को ये बताओ फोर्स क्या होएगा। सर फोर्स वेट होएगा। मैंने कहा ओके। तो वेट क्या अकेले बैग का है? नहीं सर, गर्ल का भी है। तो मास ऑफ द गर्ल प्लस मास ऑफ द बैग इनटू ग्रेविटी, इतना फोर्स लगेगा, वो भी नीचे को। सर नीचे को क्यों लगाया? क्योंकि वेट है। ओके, ठीक है सर। अब मैंने वर्क डन निकालना है। वर्क का फार्मूला होता है एफ डैश एस कॉस थीटा। एक बच्चा कहता है सर 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 एफ डैश क्यों लिख दिया, एफ लिखो। आई सेड नो, आई कैन नॉट राइट एफ, एफ डैश ही लिखूंगा। सर लेकिन फिगर में तो कहीं एफ डैश दिखाया ही नहीं आपने। तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा, बेटे ये गौर से देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है पेपर में, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिधर को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट जिधर को लग रहा है, उसके अपोजिट एक फोर्स होना चाहिए एफ डैश। उस फोर्स ने कितना काम करा वो निकालना है। ओके सर, इसीलिए आपने एफ डैश लगाया? यस, इसीलिए लगाया। तो मैंने एफ डैश ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को 200 भर दिया। अब मैं उस बच्चे से बोलूं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ना अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इधर को है, एफ डैश। ओके सर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर को है। बिल्कुल सर, समझता हूं डिस्प्लेसमेंट इधर को है। तो दोनों में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ सर, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकली अप है। तो cos 90 लिख लो। तब मैं उस बच्चे को बोलूंगा, बेटे cos 90 का मैंने टेबल बनाया था, क्या उसमें मैंने ऐसे लिखा था 0? हाँ जी सर, लिखा था cos 90। तो ये ओवरऑल आंसर बन गया 0 जूल। ये इसका डन है। अगर कोई बच्चा बोले सर बाय द वे आपका एफ डैश होता कितना, तो एफ डैश इस वेट वाले एफ के बराबर ही होता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता। और बाय द वे मैं एफ डैश को निकाल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गर्ल का मास तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। गर्ल का मास है ही नहीं मेरे पास, क्वेश्चन दिया ही नहीं है स्टेटमेंट। पर एक बात कंफर्म्ड है कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मेरा अप्लाइड फोर्स एफ डैश जो है ना, मेरा रिक्वायर्ड फोर्स जिसने वर्क करना है, वो वर्टिकली अप है और लड़की जा रही है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। तो दोनों में थीटा हो गया 90 डिग्री। तो कॉस 90, जब थीटा को 90 बनेंगे तो कॉस 90 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0 जूल आएगा। तो इसका मतलब ये वाला गलत ऑप्शन दिया हुआ था मैंने पेपर में, ये नहीं है, ये सही। जिन बच्चों को समझ आ गया रेज योर हैंड, प्लीज गिव द फीडबैक, दैट इज द ओनली सोर्स फॉर मी टू नो वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। प्लीज गिव द फीडबैक। आई एम पर्टिकुलरली आस्किंग डैफोडिल सेक्शन। तो डैफोडिल में आगे वाली दो गर्ल्स जो सेंटर में बैठी हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को समझ है, सारे स्कूल को समझ आएगा। गुड गुड। तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। अगर दो बच्चों को नहीं भी आया समझ, उनको पूछना चाहिए, पूछेंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ दूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 मैं करके दिखाता। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है ए मास ऑफ 10 kg
is at point A on the table. It is moved to point B. If the line joining A to B is horizontal, what is the work done by the object by gravitational force? सुनो ध्यान से, मेरे पास ये टीचर ने मेरे पास एक टेबल दे रखा और टेबल का टॉप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। इस टेबल में ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ बॉडी को मूव करवाना है और वो भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में। बेटे डैफोडिल सेक्शन में बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, तो प्लीज लिसन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ध्यान से सुनो, वो हॉरिजॉन्टल दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, उसने क्लियरली मेंशन करा है फिगर में। और पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वेट होता है, वेट नीचे को। दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क निकालना है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वेट की अपनी वैल्यू mg, डाटा रखेंगे वेट की जगह mg। डिस्प्लेसमेंट इज a टू b, ए बी डिस्टेंस हो गया, कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप, वेट जितना भी उसने दिया है, डिस्प्लेसमेंट जितनी भी दी है, लेकिन cos 90 खुद तो 0 होता है ना। तो cos 90 0 होते ही पूरा वर्क 0 जूल हो गया। नो वर्क इज डन। यानी कि बच्चा कहते हैं सर जब भी थीटा 90 डिग्री आते हैं ना, एकदम से अब 0 वर्क कर देते हो। बिल्कुल सही। जब जब भी एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होगा, बिना सोचे समझे पेपर में उसका लिख देना वर्क डन इक्वल टू 0 जूल। ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ओके, अब मैं अपने बच्चों के लिए 9th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, 10th मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेगा कौन सा बच्चा? डैफोडिल सेक्शन का रोल नंबर 10। प्लीज रीड इट। डैफोडिल सेक्शन रोल नंबर 10, प्लीज कम ऑन द माइक and read the statement of question number 10. Four men lift a 250 kg box to a height of 1 meter and hold it without raising or lowering it. How much work is done by the man in lifting the box? Okay, so your attention. बेटे 4 आदमी हैं और इन चारों आदमियों ने मिलकर एक बॉक्से को जमीन से ऊंचा उठा दिया है। जमीन से ऊंचा उठा दिया। कितना ऊंचा उठा दिया इन्होंने मिलकर? 1 मीटर। तो ये हाइट हो गया। और बॉक्स का भार कितना है? 250 kg। पहला क्वेश्चन, इन लड़कों ने, इन बॉयज ने जो इस बॉक्स को ऊपर उठाने में वर्क करा वो कितना है? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सभी बच्चे। जब ये लड़के वर्क करेंगे, योर अटेंशन, तो उनको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? सर ये लगाना पड़ेगा। ओके, फिर मैं पूछूंगा, ध्यान से सुनना। जब ये लड़के बॉक्स को मूव करते हैं तो उनका जोर किधर को लगेगा? सर ये भी कोई बात है पूछने वाली। ऊपर को उठा रहे हैं तो ऊपर कोई फोर्स लगेगा। गुड, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी ऊपर को। और डिस्प्लेसमेंट किधर को हुई?
सर डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर ही होएगी, 1 मीटर जमीन से ऊपर को लेके जा रहे हैं, एच भी उधर को ही होएगा। तो दैट मीन्स अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं एफ एच कॉस ऑफ 0 डिग्री। सर 0 डिग्री कैसे ले लिया आपने? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में दोनों के सेम डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा को 0 डिग्री लेना पड़ेगा, और 0 डिग्री हमेशा 1 होता है। सर इसका मतलब आपका वर्क हो गया इतना, एफ इंटू एच इंटू 1। यस, लेकिन सर इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? पानी का अभी लो, एच की वैल्यू भर सकते हो? हाँ जी सर, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सर एच दिया हुआ है 1 मीटर, भर दो फिर। सर लेकिन फोर्स नहीं दिया हुआ। मैंने कहा बेटे, जब वो बॉक्स को वर्टिकली अप लगाएगा तो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स वेट बॉक्स के वेट से ज्यादा होना चाहिए कि कम? सर वेट के वेट से तो थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, तभी बॉक्स उठेगा, नहीं तो उठेगा कैसे? यस, इसका मतलब इन लड़कों ने जब फोर्स लगाया ऊपर को, वो फोर्स इस बॉक्स के वेट से मामूली सा ज्यादा होना चाहिए, स्लाइटली, तभी बॉक्स ऊपर मूव करेगा, नहीं तो मूव ही नहीं करेगा। क्योंकि वेट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये फोर्स लूजर फोर्स होना चाहिए और उठाने वाला फोर्स विनर फोर्स होना चाहिए, तभी फोर्स उठेगा बॉक्स। सर समझ आ गया। फिर मैं उससे पूछूंगा कि अगर ये उठाने वाला फोर्स स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए और वेट की वैल्यू मैं दे दूं, तो क्या आप इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली ले लोगे इक्वल? हाँ जी सर, स्लाइटली ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो लिया ही जा सकता है। मान लीजिए आपका वेट 100 न्यूटन हो, तो फोर्स उठाने वाला फोर्स होना चाहिए 100.001 न्यूटन, उठ जाएगा बॉक्स। लेकिन सर इसका मतलब अगले स्टेप में आप यहां अप्रोक्सीमेटली इक्वल करके यहां वेट लिख दोगे। आई सेड यस। सर वेट निकाल सकते हैं? मैंने कहा बेटे वेट का फार्मूला बताओ। सर एम जी, एम दिया हुआ है बच्चे? हाँ जी सर दिया हुआ है, और किलोग्राम यूनिट में दिया हुआ है। गुड जॉब। ग्रेविटी दी हुई है बेटे? हाँ जी सर 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो फिर भर दो बेटे। सर उसके हिसाब से तो वेट मेरा एम जी यानी कि 250 इंटू 10 यानी कि 2500 जूल आ जाएगा। दैट इज द आंसर। अब एक बच्चा बोलेगा सर एक चीज बताऊं आपको, अगर आपने इस एच को 1 ना पुट करा होता है, एच ही रखा होता है यहां, तो अब गौर से देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया है। मैंने कहा यस, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द बॉयज हैज बीन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल, वर्क और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, अगर ये लड़के इस बॉक्स को यूं ही पकड़े रखें तो क्या उन्होंने वर्क करा? अब ऐसा करने से उनको पोटेंशियल एनर्जी तो मेंटेन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यस, इसका मतलब वर्क डन हो गया। वो थक क्यों जाते हैं लड़के भार को उठाने में? क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखनी पड़ेगी। अगर वो छोड़ देंगे तो बॉडी नीचे गिर जाएगी। उनको पोटेंशियल एनर्जी लगातार स्टोर करके रखनी पड़ती है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स में बनाए रखने के लिए लड़कों की मस्कुलर पावर, मस्कुलर एनर्जी कंज्यूम होती रहती है लगातार, इसलिए वो खड़े खड़े थक जाते। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा पेपर में। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज गिव द फीडबैक। बहुत अच्छे। उन्हीं 2 बच्चों को छोड़कर डैफोडिल की सेंटर वाली 2 लाइनें ना, सेंटर वाली 2 गर्ल्स, बाकी स्कूल को समझ आ गया। गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे।
11th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा मैंने। 12th क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, दोनों को आपने बताना है क्या सही है क्या नहीं। असर्शन, रीजन। असर्शन में वो बोलता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होता है, बाय फ्रिक्शन, कहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। गलत, रॉन्ग है। किसी बच्चे से पूछा मैंने, बेटे ये रॉन्ग क्यों है? कहता सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ना नेगेटिव होता है, आपने करवाया भी तो पहले वाले क्वेश्चन। तब मैंने उसको बोला सॉरी, आपका आंसर तो सही है कि असर्शन गलत है, लेकिन रियलिटी ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है यहां तो अकेला पॉजिटिव लिखा है, इसलिए ये असर्शन गलत है। कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर ये आप एक्सप्लेन करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे हो सकते? थोड़ी देर बाद करता हूं। रीजन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन opposes the motion, so it is negative when the object moves in the direction of frictional force। ये भी गलत। पहली बात तो बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में जब मूव करेगी तब तो सेम डायरेक्शन होगी, तो वर्क पॉजिटिव होना चाहिए तब। अब इस चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को नहीं समझ आती है। मैं गारंटी से लिख के देता हूं पूरे स्कूल में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनमें से सिर्फ 2 को आती होगी मैक्सिमम। अब ध्यान से सुनो ये कैसे करते हैं। 2 स्टूडेंट भी टीचर मैक्सिमम कह रहे हैं, क्या सिखाने लगा है टीचर? वे टू फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को निकालने का तरीका क्या है? एक बच्चे को बुलाया मैं स्कूल में से सबसे इंटेलिजेंट को, वो कहता सर मैं बता सकता हूं। आई सेड टेल, बताओ। कहता मान लीजिए सर ये एक अलमीरा है। मैंने कहा ठीक है बेटे। सर ये अलमीरा जमीन के ऊपर रखा हुआ है। आई सेड ओके। और इसको कोई लड़का पुश कर रहा है अप्लाइड फोर्स लगा के, अप्लाइड फोर्स लगा के। उस लड़के ने एफ फोर्स लगाया। मैंने कहा ठीक है। सर इस बॉक्स का मोशन किधर को होएगा? मैंने कहा ये जरूरी नहीं है इसका बॉक्स का मोशन हो ही हो, अगर फोर्स अच्छा लग गया तो मोशन हो जाएगा, अगर कमजोर फोर्स लगाया इसने तो नहीं लगेगा। सर मान लीजिए मोशन हो गया, बताओ किधर को होएगा? मैंने कहा इधर को होएगा बेटे, मोशन इधर को होएगा बॉडी का। तो सर इस व्हाइट बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा। तो मैंने कहा बेटे कहना क्या चाहते हो? सर जिधर को मोशन होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने कहा और कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर। आई सेड रॉन्ग। सर कैसे रॉन्ग? हमें तो यही बताया। ध्यान से सुनो, फ्रिक्शनल फोर्स को निकालने का मेथड क्या है? जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया हो, व्हाइट वाली बॉडी, आपने ये देखना है कि उसके कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या बोला सर आपने? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। सर मतलब जहां से ये बॉक्स जमीन को टच कर रहा है वो? यस। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अप्लाइड फोर्स लगाने से किधर को मूव करेंगे या मूव करने की कोशिश करेंगे? सर नेचुरली उधर को जाएंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाए उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होता है। सर मैं भी तो इधर ही कह रहा था। गलत। अगर आप ये कहोगे
कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल गलत। अगर आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेंस्ट द मोशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी तो सही। सर डायरेक्शन तो वही निकली ना, निकली हो, जो मैंने बात कही है वो सही है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। सर आप मेरी बात को गलत कह सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि जिधर को बॉडी जा रही है उससे अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नहीं होगा। मैंने कहा कर सकता हूं। मेरी बात जो मैंने बताई है वो सही हो जाएगी, तुम्हारे वाली गलत हो जाएगी। अगली एग्जांपल में तुम्हें बताता हूं। बताओ सर, बताओ बताओ, लो अभी लो। मैंने कहा बेटे मान लीजिए कोई लड़का साइकिल चला रहा है और ये उसका हैंडल लगा हुआ है। ओके सर। और बाकी स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं हम, यहाँ पैडलिंग पुडलिंग, यहाँ सीट लगी हुई है, और ये तुम्हारा वो लड़का इसको साइकिलिंग कर रहा है, पैडलिंग कर रहा है। ओके सर। तो मैंने कहा बेटे साइकिल किधर, कोई एयर कांटेक्ट हट गया, आना यार यादव, देखो क्या बात होगी। एकदम से। और वो भी चलेगा। कल की अभी तक नहीं है आपके साथ।